प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राजश्री स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज श्री डूंगरगढ़। आप सबका पॉलिटिकल साइंस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष की पुस्तक विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के तहत अमेरिकी कांग्रेस के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका में जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहते हैं, और कांग्रेस के दो सदन हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जनता के उसमें जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं, और सीनेट जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निम्न या प्रथम सदन है, जबकि सीनेट जो है हमारी राज्यसभा के तहत है कांग्रेस का द्वितीय या उच्च सदन माना जाता है। जिस तरह से हमारी राज्यसभा हमारी संसद का द्वितीय उच्च सदन है, उसी तरह से अमेरिकी कांग्रेस का सीनेट है वो उच्च सदन है। तो अमेरिकी राजनीति में सीनेट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और ये यदि हम कहें कि सीनेट अमेरिका की संपूर्ण जो संघीय व्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी है, यानी कि वो इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके पास इतनी विशिष्ट शक्तियाँ सीनेट को प्रदान की गई है कि वो अमेरिकी राजनीति में अपनी बहुत विशिष्ट भूमिका को निभाता है। अमेरिकी सीनेट के बारे में कहा जाता है कि जो है उसके बारे में लिंडसे रोजर्स ने कहा है कि इस संयुक्त राज्य की जो सीनेट है वो संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन है। दूसरे देशों की शासन व्यवस्था में द्वितीय सदन की शक्तियों का नियंत्रण कम हुई है या ह्रास हुआ है, पर सीनेट की यदि शक्तियों की बात करें तो सीनेट की शक्तियों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसलिए इसे विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जाता है। और इसके बारे में यह कहा जाता है कि ये एक ऐसी संस्था है जो कभी मरती नहीं है। राष्ट्रपति आते हैं जाते हैं, और प्रतिनिधि सभा है उसका भी हर 2 वर्ष के बाद कार्यकाल उसका 2 वर्ष है, हर 2 वर्ष के बाद प्रतिनिधि सभा समाप्त हो जाती है। परंतु सीनेट है वो एक स्थायी सदन है और वो निरंतर चलता रहता है। आगे हम बात करें तो सीनेट की रचना की हम चर्चा करें कि किस तरह से सीनेट का रचना या गठन उसका होता है। तो जो अमेरिकी संविधान निर्माता थे उन्होंने सीनेट को संघ व्यवस्था का मेरुदंड या आधार बनाने की उन्होंने कोशिश की थी, और वो चाहते थे कि इस तरह से सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो कि संघ जो उनकी संघीय शासन व्यवस्था है वो अधिक सुदृढ़ हो सके, स्थायी बन सके। इसलिए उन्होंने ये निश्चित किया कि सभी राज्यों से, चाहे राज्य छोटे हो या बड़े हो, उनको सीनेट में समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ठीक है, इसलिए सीनेट को राज्यों का सदन भी कहा जाता है, क्योंककि सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, चाहे वो राज्यों का आकार कैसा भी हो। जब अमेरिका 1787 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस समय 13 अमेरिकी राज्य थे, जो वर्तमान में अमेरिका में 50 राज्य हैं, और 50 राज्यों में हर राज्य से 2 सदस्यों का निर्वाचन होता है। इस तरह से सीनेट के कुल 100 सदस्य हैं, यानी पर राज्य 2 के हिसाब से 50 राज्यों के 100 सदस्य हैं सीनेट में। ठीक है, तो अब सीनेट जो है इसमें प्रत्येक राज्य में 2 सदस्य हैं और कुल 50 राज्य हम ये पढ़ चुके हैं। अब सीनेट का किस सदस्य जो हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है, किस तरह से सीनेट के सदस्यों का जो लोग हैं वो सीनेट के सदस्य बनते हैं, तो इसके बारे में हम बात करें तो जो अमेरिकी संविधान है उसके 17वें संविधान संशोधन के आधार पर जो अमेरिका के वरिष्ठ मताधिकार हैं, जो मतदाता हैं जिन्हें मत देने का अधिकार है, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा अमेरिकी सीनेटरों का चुनाव करते हैं। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सामान्य देखते हैं कि जो द्वितीय सदन है या उच्च सदन है, जैसे हमारे यहाँ हम बात करें तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष, यानी कि निर्वाचित जो विधानसभा के सदस्य हैं वो उनका चुनाव करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का। लेकिन अमेरिका में जो सीनेट के सदस्य हैं उनका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, वो उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, बल्कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव होता है। और ये व्यवस्था की गई थी अमेरिकी संविधान के 17वें संशोधन के तहत। और जो मतदाता है वो उनसे प्रत्येक मतदाता है वो सीनेटरों को अपना निर्वाचन में अपना योगदान देता है, और प्रत्येक सीनेटर का सदन में 1 वोट होता है। जो सदस्य हैं वो सीनेट के वो सीनेटर कहलाते हैं। और यदि सीनेटर के कोई किसी भी स्थिति किसी वजह के कारण उस किसी सीनेटर का स्थान खाली हो जाता है तो उसका वहाँ पर पुनर्निर्वाचन होता है। ठीक है,
यानी कि रिक्त यदि खाली हो जाता है, पद रिक्त हो जाता है, तो उसके स्थान पर दूसरे सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष मताधिकार के द्वारा ही होता है। सीनेट की अवधि की बात करें तो अमेरिका में सीनेट की अवधि 6 वर्ष है, ठीक है। और एक स्थायी सदन है, जैसे कि हमारी राज्यसभा स्थायी सदन है, उसी तरह अमेरिका में भी सीनेट एक स्थायी सदन है और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद निर्वाचित होते हैं, ठीक है। इसलिए स्थायी सदन है। जिस तरह से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हर 2 साल के बाद भंग हो जाता है और नए सिरे से हर 2 साल के बाद नए सदस्यों का चुनाव होता है, उसके विपरीत सीनेट जो है वो एक स्थायी सदन है। वहाँ हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है, इसलिए सीनेट को स्थायी सदन कहा जाता है। और इसलिए हमने पहले भी पढ़ा कि राष्ट्रपति आते हैं जाते हैं, लेकिन सीनेट हमेशा बना रहता है। और हम यहाँ एक चीज़ देखने को मिलती है कि सीनेट इतना शक्तिशाली क्यों है, क्योंकि सीनेट के जो प्रतिनिधि होते हैं उनका जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन करती है और उनकी जो अवधि है, कार्यकाल है, वो 6 वर्ष होता है। तो ये जो स्थिति हैं दो, उनका कार्यकाल, उनके निर्वाचन की प्रक्रिया है, वो सीनेट को बहुत अधिक शक्तिशाली बना देती है प्रतिनिधि सभा की तुलना में। अब हम आगे बात करें तो जब सीनेट के सदस्यों के लिए चुनाव होता है तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से उनका चुनाव होता है। तो इसके लिए प्रत्याशियों के लिए विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया गया है। तो उनकी योग्यताओं की बात करें तो सबसे पहले आवश्यक है, जो सीनेटर है, जो सीनेट का चुनाव लड़ना चाहता है, वो कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह संयुक्त राज्य अमेरिका का 9 वर्ष से नागरिक होना चाहिए। कम से कम उसको 9 वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करते हुए या नागरिकता मिले हुए 9 वर्ष हो जाने चाहिए। और जो महत्वपूर्ण बात है कि वो उसी राज्य का निवासी होना चाहिए जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा हो। प्रत्येक राज्य में 2 सीनेटर चुनकर आते हैं, तो दोनों सीनेटरों का जिस राज्य से वो चुनाव लड़ते हैं उनका सदस्य उस राज्य का मतदाता होना उसके लिए आवश्यक होता है। और उस प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की भांति ही सीनेटरों को भी विशेष वेतन, भत्ते एवं विशेष अधिकार उनको प्राप्त होते रहते हैं। आगे हम अधिवेशन की बात करें सीनेटर का कि किस तरह से कितने समय पश्चात अधिवेशन होता है, तो अमेरिकी संविधान में ये लिखा है कि सीनेट जो कांग्रेस है उसका वर्ष में कम से कम एक बार अधिवेशन होना चाहिए। और ये एक जो बार अधिवेशन होता है वो सामान्यतः 3 जनवरी को दोपहर के समय शुरू होता है। उनकी परंपरा है जिसके आधार पर प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को दोपहर से अधिवेशन शुरू होता है। और साथ ही हम ये देखते हैं कि जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसमें प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों का एक साथ शुरू होता है और एक साथ ही स्थगित होता है। और स्थगन एवं शुरुआत में दोनों की आम सहमति होती है, कांग्रेस के दोनों सदनों की। और जब किसी परिस्थिति विशेष में यदि सीनेट और प्रतिनिधि सभा में सहमति नहीं बन पाती है स्थगित होने की, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति ये निर्धारित करता है कि किस तिथि को दोनों सदनों का स्थगन किया जाएगा। आगे हम सीनेट के सभापति की बात करते हैं। सभापति चेयरमैन की तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे देश में जिस प्रकार राज्यसभा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, उसी प्रकार अमेरिका में भी जो उपराष्ट्रपति है वो सीनेट का पदाधिकार जो है पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन सभापति होता है। यानी पदेन का तात्पर्य उस जो उपराष्ट्रपति का पद है वो ही सीनेट का सभापति माना जाता है। इसके अलावा एक सीनेट की सामयिक अध्यक्ष भी चुना जाता है। सीनेट है वो अपना उपराष्ट्रपति के अलावा अपने एक सामयिक अध्यक्ष चुनता है और उस अध्यक्ष की चुनाव होता है वो सामान्यतः जिस दल को सीनेट में बहुमत प्राप्त है उस दल का व्यक्ति वो सामयिक अध्यक्ष बन जाता है। उसका क्या कार्य होता है सामयिक अध्यक्ष का, कि जब उपराष्ट्रपति बैठक की अध्यक्षता नहीं कर रहा हो, सदन की अध्यक्षता नहीं कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वो अध्यक्ष वो सदन की अध्यक्षता करता है। अब हम बात करते हैं अमेरिकी सीनेट की शक्तियों की। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका का जो सीनेट है उसके पास व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं और इसमें यदि हम ये कहें कि विश्व का सबसे शक्तिशाली दूसरा सदन है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और लास्की ने तो इसे प्रतिनिधि सभा की स्थापना की स्वामिनी तक कहा है, सीनेट को प्रतिनिधि सभा की स्थापना की स्वामिनी तक कहा है।
तो हम उनकी शक्तियों की बात करें तो सबसे पहले हम सीनेट की विधायी शक्तियाँ देखते हैं कि विधायी यानी कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ क्या हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि कांग्रेस या जो भी पार्लियामेंट होता है उसका व्यवस्थापिका होती है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन यानी विधायी निर्माण, कानूनों का निर्माण करना होता है। तो कानूनों के निर्माण में सदन की सीनेट की क्या शक्तियाँ हैं, तो इसकी हम बात करें तो अमेरिका में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सीनेट है उनको कानून के निर्माण में समानुपाती माना जाता है, ठीक है। और वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक सामान्यतः यदि प्रस्तुत तो प्रतिनिधि सभा के सामने किया जाता है, किंतु ये अन्य जितने भी कार्य हैं सीनेट के द्वारा ही वित्त विधेयक से संबंधित कार्य सीनेट के द्वारा ही किया जाता है। और जब तक ये पारित नहीं करता है सीनेट तब तक दोनों सदनों से स्वीकार नहीं कर लेते हैं। अर्थात ये जब ये प्रस्तुत किया जाता है प्रतिनिधि सभा में वित्त विधेयक, उसके बाद ये सीनेट में जाता है और सीनेट को विधेयक में संशोधन करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। और अतः जब तक कोई भी विधेयक कांग्रेस के द्वारा पारित नहीं माना जाता है जब तक कि सीनेट उसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर लेती है। तो ये तो वित्त विधेयकों की बात। तो वित्त विधेयक के संबंध में सीनेट को बहुत महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। और जब साधारण विधेयक की बात करें तो साधारण विधेयक में दोनों सदनों की शक्तियाँ लगभग बराबर हैं। साधारण विधेयक में जब बात करें तो कोई साधारण विधेयक में कांग्रेस के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है और कई बार हो जाए तो उसको हल करने के लिए सम्मिलित समिति स्थापित की जाती है, ठीक है। यदि किसी विधेयक पर या किसी कानून को बनाने के संबंध में कांग्रेस के दोनों सदन है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा, इन दोनों के मध्य यदि किसी स्थिति में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए उन दोनों की जो सम्मिलित एक समिति की स्थापना की जाती है और फिर ये समिति है वो अंतिम निर्णय लेती है। संवैधानिक संशोधन या संवैधानिक संबंधी विधेयक की बात करें तो दोनों सदनों की स्थिति एक जैसी है, बिल्कुल समान है। दोनों के संविधान संबंधी विधेयक प्रस्तुत दोनों में किए जा सकते हैं और ऐसे विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों की दो तिहाई बहुमत से पारित होना आवश्यक माना जाता है। तो ये तो हो गई विधायी शक्तियाँ। तो विधायी शक्तियों में हम देखें तो साधारण विधेयकों और संवैधानिक विधेयकों में तो सीनेट प्रतिनिधि सभा उन दोनों को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन जो वित्त संबंधी विधेयक हैं उनमें खाली प्रस्तुतिकरण हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में होता है। बाकी किसी भी संबंध के संशोधन करना है वो सारा कार्य सीनेट के द्वारा ही होता है। तो वित्त विधेयक में सीनेट की स्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आगे हम बात करें कार्यपालिका शक्तियाँ। तो कार्यपालिका शक्तियों में कार्यपालिका का तात्पर्य होती है जो कि नीतियों का क्रियान्वयन करने वाली संस्था। तो कार्यपालिका अमेरिका में राष्ट्रपति के नाम से जानी जाती है। तो कार्यपालिका के क्षेत्र में सीनेट की शक्तियाँ प्रतिनिधि सभा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि सीनेट के पास इतने अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को भी नियंत्रित कर सकते हैं। उस यहाँ पर ब्राइस ने कहा है कि राष्ट्रपति के जो है वो सीनेट की रजामंदी के बिना सीनेट की रजामंदी के बिना प्रतिनिधि सभा कुछ भी कार्य नहीं कर सकती और उसके विरोध से राष्ट्रपति भी कुछ कार्य नहीं कर सकता। यानी कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सीनेट की सहमति, सीनेट की सहयोग की आवश्यकता होती है। इसके संबंध में हम देखें तो सीनेट के पास जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है वह संधियों के संबंध में। हालांकि जो राष्ट्रपति है वो विदेशी देशों के साथ संबंध स्थापित करता है, वार्तालाप करता है, उनके साथ संधियाँ करता है, लेकिन वो संधियाँ तब तक अंतिम नहीं मानी जा सकती, उसको अंतिम रूप से स्वीकृत नहीं की जा सकती जब तक कि सीनेट उसे अपनी 2/3 बहुमत से उसकी स्वीकृति न देते। इस तरह से विदेश नीति के संबंध में जो है राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करती है सीनेट। और ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है क्योंकि कार्यपालिका इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए विदेशों के साथ संपर्क, संधि आदि करने के लिए उसे सीनेट की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। दूसरी कार्यपालिक शक्ति हम सीनेट की बात करें तो वो होती है जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की गई जो नियुक्तियाँ की जाती है उनकी पुष्टिकरण करना। ये है कि संविधान में ये कहा गया है अमेरिका में कि जो राष्ट्रपति है वो सीनेट के परामर्श एवं स्वीकृति पर ही अपने राजदूतों, मंत्रियों, न्यायाधीशों आदि की नियुक्ति कर सकता है। यानी कि जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है उनकी सहमति उसे सीनेट से लेनी पड़ती है।
तीसरी कार्यपालिका शक्ति मानी जाती है सीनेट की कि ये विविध जो कार्यपालिका कार्य हैं उनके जो विभाग हैं कार्यपालिका के, उनके विरुद्ध जांच कर सकता है, और जांच में यदि दोषी पाता है किसी को तो ये सीनेट का अंतिम निर्णय होता है, और इन निर्णय के उस शक्ति के कारण सीनेट जो प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। कि कार्यपालिका शक्ति में जिनके तहत के शक्ति विभाग जो है, जो क्रियान्वयन का कार्य करते हैं, उन विभागों में के विरुद्ध यदि सीनेट को कोई शिकायत मिलती है तो सीनेट उस प्रकार उस पर अपनी चर्चा कर सकता है या उसकी जांचबीन कर सकता है, और खोजबीन के पश्चात उसने जो निर्णय देता है उचित सही है या गलत का, तो वो निर्णय अंतिम माना जाता है। तो इस आधार पर सीनेट प्रशासन पर नियंत्रण रखती है और ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला कार्य है, बात करें सीनेट के, वो है न्याय संबंधी शक्तियाँ। तो न्यायिक क्षेत्र में भी सीनेट को बहुत महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं, और संविधान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य सभी जो असैनिक अधिकारी हैं उन पर महाभियोग लगाने का जो कार्य है उसमें सीनेट को भी पर्याप्त शक्तियाँ दी गई हैं। पर जिसमें सीनेट जो है जो महाभियोग लगाया जाता है वो प्रतिनिधि सभा में लगाया जाता है, लेकिन सीनेट उस महाभियोग की न्यायिक जांच करती है, उसके लिए विशेष समिति का गठन करती है, और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सभी कार्य जैसे आदेश जारी करना, गवाहों का बुलाना, उनसे शपथ दिलाना, ये सारे कार्य है वो सीनेट के द्वारा किया जाता है। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो उस समय जो सीनेट में कार्रवाई होती है, उस सीनेट में कार्रवाई की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? वो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। किसी भी व्यक्ति को सीनेट में उपस्थिति और मतदान करने के लिए सीनेट बुला सकता है, किसी भी व्यक्ति के को शपथ का किसी भी गवाह को गवाही देने के लिए सीनेट हाजिर कर सकता है या बुला सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि महाभियोग के संबंध में सीनेट को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, बहुत महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ जो सीनेट की जो महाभियोग की कार्रवाई होती है शुरू प्रतिनिधि सभा में होती है, उसके पश्चात वहाँ से पारित होने के पश्चात वो जाती है सीनेट में। सीनेट उस पर पूरी न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में उस पर कार्रवाई करता है, वो सही या गलत की जांच करता है, और दोषी पाए जाने पर उस व्यक्ति को, राष्ट्रपति को या जिस अधिकारी या न्यायाधीश के खिलाफ जो अभियोग तो पारित हो जाता है तो उसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। आगे हम निर्वाचन संबंधी शक्तियों की बात करें तो सीनेट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में डाले गए मतों की गिनती करता है, और परिणाम की घोषणा भी सीनेट के द्वारा ही किया जाती है। और यदि हम आगे देखें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी प्रत्याशी को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त यदि नहीं हुआ है तो सीनेट जो है पहले 2 प्रत्याशियों में से एक को उपराष्ट्रपति चुनती है। इस हेतु प्रत्येक सीनेटर एक वोट देता है, और प्रत्याशी को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त हो जाता है, उपराष्ट्रपति को घोषित कर दिया जाता है। तो इस संबंध में हम देखें तो जब राष्ट्रपति की बात, चुनाव निर्वाचन की बात आई थी, तो हमने वहाँ देखा था कि यदि किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए निर्वाचक मंडल का पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, उसको 271 मत नहीं मिले हैं, तो ऐसी स्थिति में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा, वो जो प्रथम 2 या 3 उम्मीदवार होते हैं उनमें से किसी एक के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव करता है। तो राष्ट्रपति की स्थिति में जब चुनाव स्पष्ट नहीं हो तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रतिनिधि सभा के द्वारा किया जाता है। और जब उपराष्ट्रपति में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है सीनेट के द्वारा किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सीनेट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस संबंध में लास्की ने भी कहा है कि विधायी क्षेत्र में केवल सीनेट का महत्व है और जनता उसी की ओर ध्यान देती है, क्योंकि विधायी क्षेत्र में जनता बहुत जो सीनेट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अमेरिकी सीनेट है विश्व के समस्त उच्च सदनों में अधिक सफल संस्था है, और ये अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में अपना एक विशिष्ट रूप से योगदान देने में, अपने स्थान बनाने में ये सीनेट सफल रही है। आगे हम बात करें कि अमेरिका में जो है जो सीनेट है वो प्रतिनिधि सभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली सदन है। और सामान्यतः हम विश्व में ये देखते हैं
कि जो प्रतिनिधि सभा या जो लोकसभा या जो जनता के जो सरकार के जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो प्रथम सदन जो लोकसभा के रूप में माना जाता है, जनता का सदन जो माना जाता है, वो अधिक शक्तिशाली होता है। और जो राज्यसभा या जो राज्यों का सदन माना जाता है, वो उसको इतनी शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। जबकि अमेरिका में हम ये देखते हैं कि यहाँ उल्टा है, वहाँ पे जो राज्यों का सदन है, सीनेट है, वो अधिक शक्तिशाली है बजाय कि प्रतिनिधि सभा के। और ये शक्तिशाली नियंत्रण होता ही जा रहा है। अमेरिका में सीनेट अधिक शक्तिशाली बनती जा रही है बजाय प्रतिनिधि सभा के। तो इसके हम देखते हैं क्या कारण हो सकते हैं। इस कारण की बात तो करें तो सबसे पहले अमेरिकी जो संविधान के मूल में जाना जाए तो वास्तव में जो संविधान निर्माता ही चाहते थे कि सीनेट को अधिक शक्तिशाली बनाया जाए, ठीक है, क्योंकि वे एक ऐसी शक्तिशाली संस्था की स्थापना करना चाहते थे सदन के रूप में, जो कि राष्ट्रपति पर नियंत्रण रख सके और जो संघात्मक ढांचे की रक्षा करे और जो लोकप्रिय सदन है उसके जोश को ठंडा कर सके, यानी कि लोकप्रिय सदन को भी किसी न किसी रूप से वो नियंत्रित कर सके। तो इस तरह से वो राज्यों के सदन को अधिक शक्तिशाली संविधान निर्माता बनाना चाहते थे। इसलिए भी संविधान के तहत ही सीनेट को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। दूसरी हम सीनेट की शक्तिशाली होने की बात करें तो कार्यकाल की अधिकता। हमने देखा कि सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है, जो कि प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल सिर्फ 2 वर्ष होता है। और तो प्रतिनिधि सभा के सदस्य जब चुन के आते हैं तो बहुत जल्दी उनका कार्यकाल समाप्त होने की उनकी चिंता लग जाती है और अगले चुनाव में किस तरह से उनको लड़ना है इसके बारे में सोचने लग जाते हैं। इस तरह से वो अपने काम में पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनके ज़्यादातर ध्यान अपने चुनाव की चिंता में रहता है। जबकि जो सीनेटर है उसका कार्यकाल होता है 6 साल। तो 6 साल में वो अपने चुनाव की चिंता नहीं रहते और निष्क्रिय रूप से वो अपने जो उसके कार्य हैं सीनेटर के वो अधिक संलग्नता के साथ अपने कार्य कर सकते हैं। तो लास्की ने इसके संबंध में कहा है कि सीनेट की जो लंबी अवधि है वो सीनेट को अधिक शक्तिशाली और विस्तृत दृष्टिकोण देने में योगदान देता है और इससे सीनेट की शक्तियाँ प्रतिनिधि सभा की तुलना में अधिक विस्तृत हो जाती हैं। आगे हम बात करें तो सीनेट की जो शक्तिशाली है प्रतिनिधि सभा की तुलना में, तो उसका अगला बिंदु हम देखें तो अगला बिंदु ये है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन। अमेरिका का एकमात्र सदन माना जाता है विश्व का जो सीनेट है, जो कि जिसका निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जी, एकमात्र राज्यों का सदन है जिसका निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सामान्यतः जनता का सदन होता है वो ही निर्वाचित किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अमेरिका में सीनेट का भी निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो इस प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचन है वो भी उसको एक अधिक शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं, तो उनकी लोकप्रियता भी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से सीनेट जो है जो सीनेटर हैं वो जनता की शक्ति के माध्यम से अधिक श्रेष्ठता से कार्य कर सकते हैं। अगला कार्य देखें तो छोटा आकार। सीनेट के कुल सदस्य 100 होते हैं, ठीक है, हर राज्य से 2 सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो कुल 100 सदस्यों का सदन माना जाता है सीनेट। जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो यहाँ 435 सदस्य होते हैं और 435 सदस्य जो किसी भी विषय पर जब चर्चा करती हैं तो वो उतना प्रभावी नहीं रह पाता है और जनता की दृष्टि से भी सीनेट जो अधिक गौरवपूर्ण सदन माना जाता है और अधिक सम्मानित सदन भी सीनेट है। लास्की ने कहा है कि इसके छोटे स्वरूप के कारण इसमें विपक्षी दलों या विपक्षी गुटों में ये भेदभाव उत्पन्न नहीं होता है जो इंग्लैंड की कॉमन सभा में हो जाता है। तो जो इसका छोटा आकार है सीनेट का वो उसे अधिक गौरवपूर्ण बनाता है, साथ ही अधिक शक्तिशाली भी बनाता है। अगला हम कारण देखें तो वाद विवाद की स्वतंत्रता। सीनेट की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि यहाँ सदस्यों को बोलने को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यदि एक बार सीनेटर ने बोलना शुरू कर दिया तो किसी भी सदस्य या कोई भी व्यक्ति, कोई भी अध्यक्ष उसको बोलने से रोक नहीं सकता और उसके बोलने का कोई निश्चित समय नहीं होता। वो चाहे जितने समय के लिए जितना चाहे वो बोल सकता है, यानी कि उसके बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है और इसको कहते हैं फिलिबस्टर, ठीक है। फिलिबस्टर का तात्पर्य है अनिश्चित काल के लिए बोलना या अनिश्चित समय के लिए बोलना। बोलने का कोई निश्चित समय नहीं होता और एक बार बोलता है व्यक्ति तो उसको सीनेटर को बोलने से कोई रोक नहीं सकता, उसे फिलिबस्टर कहा जाता है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसे सीनेटर को हर विषय पर अपने विचार अधिक पूर्णता के साथ रखने का अधिकार होता है, और पूर्णता के साथ रखता है तो कई विषयों को छू सकता है। तो इस संदर्भ में सीनेटर के अधिक शक्तिशाली होते हैं, जबकि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को बोलने के लिए बहुत कम सदस्य मिलता है, क्योंकि उनकी सदस्य संख्या भी बहुत अधिक होती है और उनको फिलिबस्टर जैसा अधिकार भी उनको प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से हम देखें तो सीनेट अमेरिका में एक बहुत विशिष्ट शक्तिशाली सदन बन गया है। मेडिसन जो थे, जो अमेरिकी संविधान निर्माता थे, उन्होंने कहा है कि सीनेट है वो जनता की रक्षा उसके शासकों से करती है। कैसे कि जनता की रक्षा उसके शासकों यानी राष्ट्रपति यदि कोई निरंकुश होना चाहे तो सीनेट उसकी रक्षा करती है। जनता की रक्षा अपने कानूनों से करती है तथा जनता की रक्षा स्वयं की कुभावनाओं से भी करती है, यानी कि स्वयं भी वो सद्भावना से कार्य करती है। इसलिए सीनेट जो है अमेरिकी जनता की के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में चार्ल्स बियर्ड ने कहा है कि जो सीनेट है वो अपनी शिल्प चातुरी, लंबे अनुभव तथा अपनी योग्यता के कारण दांव पेच में भी प्रतिनिधि सभा से ज़्यादा प्रभावी रूप से अपनी बाजी मार ले जाता है, क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं कि वो अधिक चतुर, उनके पास अधिक कार्यकाल होता है, लंबा अनुभव होता है, विशिष्ट राजनीतिक योग्यता होती है, शिल्प उनके चातुर्य होता है, तो वो प्रतिनिधि सभा की तुलना में हमेशा ही प्रभावी रहते हैं। अब हम आगे देखें कि सीनेट की आलोचना यदि हम देखें कि सीनेट जो अमेरिका में इतना शक्तिशाली हो गया है, विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, द्वितीय उच्च सदन है, तो उसमें कुछ न कुछ दोष तो अवश्य होंगे। तो उसकी दोष के कारणों की या उनकी आलोचना की बात करें तो सबसे पहले उसमें आता है फिलिबस्टर। फिलिबस्टर हमने देखा कि अनिश्चित काल के लिए बिना लगाम बोलने की आज़ादी, बेलगाम बोलने की आज़ादी। एक बार कोई सेनेटर ने बोलना शुरू कर दिया तो उसको किसी भी स्थिति में ये जितना वो चाहे वो बोल सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता। तो जो फिलिबस्टर है, बेलगाम बोलना है, ये एक तरीके से जो बोलने की स्वतंत्रता है, ये इसकी आलोचना इसकी की जाती है। एक रॉबिन्सन ने इसके बारे में कहा है कि एक बार जब कोई सीनेट का सदस्य भाषण करना प्रारंभ कर देता है तो फिर सर्वशक्तिमान भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो बोलने की आज़ादी उचित है, लेकिन इसकी में कुछ न कुछ तो नियंत्रण रखना भी आवश्यक होता है। और भाषण की जो स्वतंत्रता है अमेरिका में, इसका दुरुपयोग भी किया जाता है कई बार, क्योंकि फिलिबस्टर प्रथा होती है जिसमें कई सीनेटर एक साथ मिलकर बार बार भाषण देते हैं, जिससे जो विचाराधीन विधेयक का अधिनियम बनना होता है वो रुक जाता है। सीनेटर का कई जो बहुत महत्वपूर्ण विषय होते हैं वो उनमें बाधा पड़ जाती है, महत्वपूर्ण विषयों पर पारित नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सीनेटर की जो बोलने की अबाध रूप से बोलने की जो स्वतंत्रता है वो सदन के लिए ही एक तरह से नकारात्मक प्रभाव डालती है। सबसे लंबा फिलिबस्टरिंग भाषण सीनेटर मोर्स ने दिया था। माना जाए सीनेटर मोर्स ने लगातार 22 घंटे 26 मिनट तक बोलते रहते। तो इस तरह से सीनेट में भाषण की स्वतंत्रता का दुरुपयोग होता है। फिलिबस्टर की जो प्रथा है उसके माध्यम से अपनी ताकत और अपनी स्थिति का सीनेटर कई बार दुरुपयोग करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो सीनेटर में एक प्रथा होती है सीनेटर की शिष्टाचार की प्रथा। इस शिष्टाचार की प्रथा क्या होती है कि जिसे हम सीनेटोरियल कर्टसी कहते हैं। इस परंपरा के अनुसार जो सीनेट है वो राष्ट्रपति द्वारा दी गई जो नियुक्तियां होती हैं वो ये सोचकर स्वीकार कर लेती है कि राष्ट्रपति की नियुक्तियों के संबंध में वो राष्ट्रपति की इच्छाओं का आदर करना चाहिए। इसलिए वो सामान्यतः राष्ट्रपति की नियुक्तियों को आदर करता है, उनकी अनुमति दे देता है बिना किसी रुकावट के। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ एक तरीके से नियंत्रण संतुलन के सिद्धांत की सौदेबाजी का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि सीनेटर का कार्य है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति की समीक्षा करें, लेकिन समीक्षा करने के बजाय सीनेट है वो सीनेटरियल कर्टसी के माध्यम से राष्ट्रपति की भावनाओं की इज्जत करते हुए उसकी नियुक्तियों को बिना किसी विरोध को स्वीकार कर लेता है। तो ये जो है नियंत्रण संतुलन के सिद्धांत के लिए उपयोग नहीं माना जाता है। क्योंकि सीनेट को ये शक्ति इसलिए दी गई है कि राष्ट्रपति द्वारा यदि गलत नियुक्ति करता है तो वो उसके संबंध में अपना विरोध व्यक्त करे या उसकी अनुमति नहीं दे, लेकिन सीनेटोरियल कर्टसी के माध्यम से सीनेट है जो राष्ट्रपति की नियुक्ति का विरोध नहीं करता है। तो ये विरोध एक तरह से दोष माना जाता है सीनेट का। अगला है सीनेट में एक व्यवस्था होती है लॉग रोलिंग।
लॉग रोलिंग का तात्पर्य होता है जो लकड़ी के गोल गोल गट्ठे होते हैं उसे 2-4 मजदूरों द्वारा लुढ़काया जाता है। ठीक है। सामान्यतः जो शाब्दिक अर्थ देखें लॉग रोलिंग का, तो लॉग यानी कि जो लकड़ी का गट्ठा होता है, रोलिंग उसको लुढ़काना, तो लकड़ी के गट्ठे जो गोल गट्ठे होते हैं उसके मजदूरों के द्वारा लुढ़काया जाता है। तो अमेरिका की जो सीनेट होती है उसमें विधि निर्माण द्वारा विधेयक को आगे बढ़ाने की पद्धति को रोग रोलिंग कहते हैं। क्योंकि एक बार विधेयक जो रखा जाता है उस विधेयक को सारे सीनेटरों से ये उम्मीद की जाती है कि वह विधेयक को बिना किसी विरोध के उसको पारित कर देंगे, तो इसे कहते हैं रोक रोलिंग। तो इस प्रथा से सार्वजनिक हित के बजाय जो हित संकुचित हित है, जो स्वार्थी हित है, उनकी पूर्ति हो जाती है और वो विरोध नहीं करते हैं किसी विधेयक को पारित करने में। ठीक है। जिस तरह से गट्टे को मजदूर एक साथ मिलकर आगे बढ़ा देते हैं, खिसकाते हैं, उसी तरह से किसी विधेयक को बिना विरोध के ही सीनेटर है उसको पास करने की कोशिश कर देते हैं। अगला हम दोस्त देखें तो ये इसकी दोषपूर्ण रचना आती है कि सीनेट जो है राज्यों की समानता पर आधारित माना जाता है। हर राज्य से 2 सीनेटरों की नियुक्ति की जाती है। तो इसकी समानता के सिद्धांत की कई लेखकों ने तीव्र आलोचना और अलोकतांत्रिक इसे कहा है, क्योंकि इसमें ये देखते हैं कि कई जो राज्य हैं अमेरिका के बहुत बड़े बड़े हैं, जो आनुपातिक जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो उनके करोड़ों उनके लोग हैं, और कुछ राज्य इतने छोटे हैं कि वहाँ पे बहुत हज़ारों में जनसंख्या निवास करती है। तो ऐसी स्थिति में जो बहुत बड़े राज्य हैं और जो बहुत छोटे राज्य हैं उनको समान प्रतिनिधित्व दिया जाना उचित नहीं माना जा सकता। प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या का आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इसकी संरचना भी जो है दोषपूर्ण मानी जाती है, सीनेट की संरचना भी। तो इस तरह से हम देखें तो सीनेट की जो शक्ति हैं वो लगातार बढ़ रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका का जो सीनेट है विश्व का सबसे शक्तिशाली वित्तीय सदन बन गया है? और इसकी तुलना यदि हम ब्रिटिश लोकसभा से करें तो ब्रिटिश लोकसभा की तुलना में सीनेट है वो वास्तव में बहुत अधिक शक्तिशाली भूमिका अपनी रखता है। और ये कहें यदि हम कि ये विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में सीनेट जो है विश्व का शक्तिशाली सदन माना जाता है। धन्यवाद।